इंडिया इज क्वाइट एज गन पाउडर। भारत खामोश है, बारूद के तरह खामोश। सन 1860 में जॉन लॉरेंस की कही गई ये बात पूरी तरह से फिट बैठ रही थी 1918 के एंड में यहाँ के पॉलिटिकल माहौल के साथ। जरूरत थी सिर्फ एक चिंगारी की, वो चिंगारी लगाई भी गई अगले ही साल। दोस्तों 1919 में ऐसा हुआ क्या था कि इंडियन हिस्ट्री में हमेशा इसे दर्द भरे दिल के साथ याद किया जाता है और आने वाले वक्त के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। चलिए उसी वक्त में चल के इसे समझते हैं। 21 मार्च 1919 कई प्रोटेस्ट के बाद भी एक एक्ट को आज इंडिया में लागू कर दिया जाता है। एक्ट का नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, जिसे हम रावलाट एक्ट नाम से भी जानते हैं। एक्ट लागू होते ही पूरे मुल्क में नाराजगी जैसे एक दूसरे लेवल पर पहुंच जाती है। एजुकेटेड सेक्शन ने इसे काफी क्रिटिसाइज किया। किसी ने इसे पब्लिक लिबर्टी के लिए खतरा कहा तो किसी ने इसे बॉम्ब की तरफ का रास्ता। गांधी जी के नजरों में यह नेशनल ह्यूमिलेशन था और वो इसे काला कानून बताए। अब खामोश भारत बदलने वाला था। अगले कुछ दिनों में कुछ भयंकर घटनाएं घटने वाले होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अबू हुसैन। आज हम रावलाट एक्ट, उसके बनने की वजह, उसके प्री और पोस्ट माहौल के बारे में बात करेंगे। माहौल को अच्छे से इलेबोरेट करने की वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है। आज 21 मार्च 1919 के 3 दिन पहले 18 मार्च को ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल को एक्ट में बदल दिया जाता है। इस एक्ट के हिसाब से जो लोग एनार्किकल ऑफेंस या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के साथ में जुड़े हुए पाए जाएंगे उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, और जिन्हें पकड़ा जाएगा उनके पास ना तो कोई जुड़ी होगी, ना ही अपने आप को बेकसूर साबित करने का कोई मौका, और इन लोगों को सिर्फ डाउट होने पर ही पकड़ा जा सकता है। जाहिर सी बात है, पुलिस की ताकतों को काफी बढ़ाया गया तो लोग इससे काफी नाराज थे। अभी 4 ही महीने पहले वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ। वॉर में अलाइड पावर्स में था ब्रिटिश, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि जिसने मजबूत जर्मनी को खत्म कर दिया, वो कमजोर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा इंडिया को क्यों नहीं दबा पाएगा। वैसे अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ब्रिटिश को ये कानून लाना पड़ा। असल में पिछले कुछ सालों में ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि यहाँ उनके अगेंस्ट में लोग खड़े हो रहे हैं और उनसे आजादी मांगने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स इस माहौल को दबाना चाहते हैं। चलिए थोड़ा और पीछे चल के सिचुएशन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। 1907-8 से लेकर 11 तक जो इंडियंस कनाडा वगैरह में काम करते थे, उन्हें वहां से एक्ट का दुहाई देकर जबरदस्ती इंडिया में वापस लाया गया, और लाने वाले थे ब्रिटिशर्स। तो उन लोगों का कामकाज खत्म। ऐसे ही कई और घटनाएं घटी, और ब्रिटिशर्स के नीतियों की वजह से यहाँ अंदर ही अंदर एक पार्टी गठन की गई, गदर पार्टी। इसका मकसद था ताकत के दम पर आजादी हासिल करना, और इसे मास्टरमाइंड कर रहे थे रासबिहारी बोस और वीजी पिंगले। 1912-13 में दिल्ली और लाहौर में जो डिस्टर्बेंसेस हुई, उसके चीफ ऑर्गेनाइजर रासबिहारी बोस ही थे। ब्रिटिशर्स को जब इनके बारे में भनक पड़ी तो 1915 तक उन्होंने एक तरह से गदर पार्टी को तोड़ दिया। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी हुई, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। 1 दिसंबर 1915 को काबुल में महेंद्र प्रताप ने गदराइट्स के साथ और कई ग्रुप्स के साथ मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए, मतलब ऐसी सरकार जो आगे इंडिया को चलाएगा, जिसके प्रेसिडेंट बने वो खुद, और प्राइम मिनिस्टर बने मौलाना बरकतुल्ला, और होम मिनिस्टर बने मौलाना ओबैदुल्ला। ओबैदुल्ला एक सिख से कन्वर्टेड मुस्लिम थे। इनका मेन प्लान था ऑटोमन एम्पायर, अफगानिस्तान और जर्मनी के मदद से इंडिया से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने का। ओबैदुल्ला ने इंडिया में उनके रिलेटिव्स को कई सारे खत भेजे, स्पेशली हैदराबाद में उनके रिलेटिव अब्दुल रहीम को। पीले सिल्क में लिखे ऐसे 3 खत, जिसे मैसेंजर या पैगाम ले जाने वाले के कोट के लाइनिंग में सील दिया गया था, वो अगस्त 1916 में ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया, और इस मूवमेंट को, जिसे हम सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी के नाम पे जानते हैं, उसे कुचल दिया गया। वैसे यहां जान लीजिए, ये सब पंजाब को सेंटर करके हो रहा था। ठीक जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया से जितने सिपाही को ब्रिटिशर्स ने लेके गए थे, उसमें आधे से ज्यादा सिपाही पंजाब से बिलोंग करते थे। ब्रिटिशर्स को जब वर्ल्ड वॉर 1 में और ज्यादा सिपाहियों की जरूरत पड़ी, तो वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अपनाया, वो सबसे ज्यादा इसी पंजाब को खटका। कैसे, सुनिए फिर। इंस्टीड ऑफ वॉलंटियरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो इसे कंपलसरी करना चाहते थे। रिक्रूटमेंट तो वॉलंटियरली होता है ना, जिसे नौकरी की जरूरत है वही जाके इंटरव्यू देगा या रिक्रूटमेंट के लाइन में खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे लोगों को जबरन भर्ती कराने का लाइन में लगाया गया। हालांकि पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर इसे कानूनी तो नहीं बनाया गया, पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डॉयर, जो कि खुद रिक्रूटमेंट एजेंसी में थे, उन पर इससे कई ज्यादा इल्जाम लगे। जैसे गांव से लोगों को उठाकर उनके हाथ बांधकर गले में जूते का माला पहनाकर उन्हें नंगा करके कांटोदार झाड़ों में बिठा दिया जाता था, वो भी औरतों के सामने। सेम चीज किसी झोपड़ी में डाल के औरतों के साथ भी किया गया।
ताकि उनके मर्द आर्मी में ज्वाइन करें। ओडॉयर एज एक्सपेक्टेड इन आरोपों को झुठलाते रहता है, ये कहकर कि किसी ने ऐसा कोई कंप्लेंट ही नहीं किया है। बाद में इंक्वायरी कमेटी के सामने खान बहादुर फजली हुसैन ने कहा, लोगों का स्ट्रांग बिलीफ था कि प्रेशर का तरीका कोई अलग घटना नहीं था, बल्कि सरकार की जनरल पॉलिसी थी। लोग सरकार को कैसे कंप्लेंट करते जब उन्हें ये मालूम था कि सरकार खुद ही रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने वॉर लोन उठाए और 1918 में सूखे और इन्फ्लेशन की वजह से जरूरत के सामानों के दाम बढ़ने लगे। लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगा। जनवरी 1919 में यहां के 1 लाख मिल वर्कर्स ने इंडिया के चारों तरफ स्ट्राइक कर दिए। वॉर एक्सपेंसेस के लिए यहां के गवर्नमेंट ने हर साल 2 से 3 करोड़ पाउंड ब्रिटेन को दिए और 10 करोड़ पाउंड तो डायरेक्टली दिए। वॉर के लास्ट ईयर में यहां के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को मेनली मिलिट्री यूज के लिए लगाया गया, जिस वजह से बॉम्बे और अहमदाबाद के मिल्स वगैरह में रॉ मटेरियल्स को टाइमली पहुंचाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मर्चेंट्स पर वॉर टैक्स या एक्स्ट्रा प्रॉफिट टैक्स का बोझ डाला गया। ये लोग अब सरकार पर विश्वास खोने लगे थे और इनमें से बहुत बड़ी तादाद स्पेशली बॉम्बे बनियाज और कैलकाटा मारवाड़ीज अपने आप को पॉलिटिकल मूवमेंट्स में डालने लगे थे और गांधी जी के फंड्स के सब्सटेंशियल पोर्शन इनसे आने लगे। 1 अप्रैल 1917 से मतलब 17-18 फाइनेंशियल ईयर में आम लोगों पर भी टैक्स का एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया, तो लोग उनसे और ज्यादा नाराज होने लगे। इधर 1916 में एनी बेसांत और बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग बनाए। बाल गंगाधर तिलक अपने आप को कर्नाटका और महाराष्ट्र तक सीमित रखे, जबकि एनी बेसांत रेस्ट ऑफ इंडिया में अपने ब्रांचेस खोलने लगे और एनी बेसांत की तरफ बड़े बड़े लीडर्स आने लगे। दोनों का मकसद एक ही था, इंडिया का सेल्फ गवर्नेंस। क्रांतिकारियों के कामों को देखकर ब्रिटिशर्स ने 1915 में ही एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाए और इस एक्ट के हिसाब से किसी को भी वो शक के बिना पर अरेस्ट कर सकते थे। बोलने की, लिखने की, प्रेस की आजादी छीन चुकी थी और ये एक्ट सिर्फ वॉर पीरियड के लिए थी या उससे मैक्सिमम 6 महीना बाद तक। लेकिन जब ये एक्ट खत्म होने को आया तो ब्रिटिशर्स ने बढ़ते हुए क्रांति आंदोलन को देखे और उन्होंने इस एक्ट की जगह पर एक दूसरा एक्ट लाने का सोचे। कमेटी भी बनी। सर सिडनी रॉलट के कमेटी के एडवाइस पर ही रॉलट एक्ट को मंजूरी दी गई। लोग सोच रहे थे कि वॉर पीरियड में हमारे सर्विसेज की वजह से देश आजादी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये तो उल्टा रॉलट एक्ट लाकर हमारे फीलिंग्स को ही हर्ट कर दिए। जब हमारे इंटेलेक्चुअल्स को इसके बारे में पता चला तो वो अपनी आवाज उठाने लगे। अब गांधी जी का रोल आता है। गांधी जी जो इससे पहले तक यहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर यहाँ की आज़ादी के लिए सोचते थे, वो यहाँ के वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सामने घुटनों पर बैठकर उनसे ये कानून न लाने की मांग की है, पर उनकी एक न सुनी गई। वो अपने रावलाट सत्याग्रह आंदोलन को 1 मार्च 1919 को ही इनॉग्रेट कर चुके थे, जिसमें वो आंदोलनकारियों के लिए शपथ लिखे थे। हम संजीदगी से इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन बिल्स को कानून बनने से हम शहरी तौर पर उन्हें मानने से इनकार करेंगे। और ये एक्ट लागू होने के 2 दिन बाद ही वो आंदोलनकारियों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन इशू किए। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल दुखों से ही आज़ादी प्राप्त करेंगे, ना कि अंग्रेजों के द्वारा हम पर थोपी गई सुधारों से। वो क्रूर बल का प्रयोग करते हैं और हम आत्मबल। उस वक्त गांधी जी मद्रास में थे और जब उनसे सत्याग्रह के लिए प्रॉपर प्लान बनाने को कहा गया तब वो हड़ताल बुलाने को कहे। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें यह आइडिया सपने में आया था कि पूरा देश हड़ताल करे। इससे लोग एक दिन के लिए अपने बिजनेस को बंद रखेंगे और पूरा दिन बिना खाए फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेंगे। पहले हड़ताल की डेट फिक्स की गई 30 मार्च की, लेकिन बेहद शॉर्ट नोटिस होने की वजह से इस डेट को चेंज करके 6 अप्रैल का रखा गया। अब ये हड़ताल क्या है? मुरलीधर कहते हैं अगर कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो जब तक घर से बॉडी को न ले जाया जाए तब तक ना तो घर वाले खाना खाते हैं ना ही कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जब तक रावलाट बिल या इस लाश को न ले जाया जा रहा है तब तक ना तो लोग अपने बिजनेस को रिज्यूम कर पा रहे हैं ना ही खाना खा पा रहे हैं। गांधी जी देश के कई पार्ट में टूर किए, उन्हें रेस्पेक्ट के साथ में एक्सेप्ट किया गया। कई जगह पर तो वो सत्याग्रह का ब्रांच खोले। मद्रास में सरोजिनी नायडू, BC पाल, राजा गोपालाचारी, कलकत्ता में चित्तरंजन दास, B चक्रवर्ती ने प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज किए। पंजाब में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि बहुत बड़े नेता थे। गांधी जी खुद इलाहाबाद में नेहरूओं के साथ थे। यूनाइटेड प्रोविंस में वो फेमस अली ब्रदर्स, सैयद हुसैन और अब्दुल बारी से बात किए। वो सब सत्याग्रह का शपथ लिए। ये सब मार्च में ही हो रही थी और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। गांधी जी खुद दिल्ली, लाहौर और अमृतसर के बड़े नेताओं और इन्फ्लुएंसर्स के टच में थे। सत्याग्रह की सादगी या सिंप्लिसिटी हर नेता को अच्छा लगने लगा था। हड़ताल, फरियाद या धरना से यहाँ के लोग फैमिलियर थे और गांधी जी ने अपने इंतहाई महारत से सबको एक किए। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दिया जाए। ये बात सच है कि बहुत कम लोगों ने इस एक्ट को पढ़ा
बाकी लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं था। जिसने जो सुना उसी पर विश्वास करने लगा था। कई सारे अफवाहें फैले। किसी ने कहा कि बिना पुलिस निगरानी के न तो शादी ना ही श्राद्ध ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो किसी ने कहा कि 80% खेती जमींदार खा जाएंगे। अफवाहें और भी फैली। किसी ने कहा कि टैक्स रेट बढ़ जाएगा, तो किसी ने कहा कि पुलिस बिना मतलब का अरेस्ट करके लेके जाएगा। जब किसी ने शटर अपना दुकान का डाउन कर रहा था, तो जब पूछा गया कि क्यों डाउन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि रावलाट साहब का हुक्म है। तो ऐसे ऐसे अफवाहें फैले, मैसिव प्रोटेस्ट हुई, पर प्रॉपरली और पीसफुल तरीके से। अंग्रेजों को डर सताने लगा। वो रावलाट एक्ट का 75,000 कॉपी वर्नाकुलर लैंग्वेज में छाप के डिस्ट्रीब्यूट किए, ताकि लोग आसानी से इस एक्ट को पढ़ सके और जान सके। वाइस रॉय ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो टेलीग्राम भेजे, उसमें लिखा था, प्रेस प्लेटफॉर्म और काउंसिल में बिल का विरोध जारी है। ये ज्यादा गहरा नहीं है। हालांकि गांधी निष्क्रिय प्रतिरोध की धमकी दे रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार 6 अप्रैल का हड़ताल इतने बड़े लेवल पर अचीव हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख और हर धर्म के लोग इसमें हिस्सा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। सर माइकल ओ डॉयर इस दिन के बारे में बताते हैं कि लोगों ने इस दिन को नेशनल डे के हिसाब से मनाया। प्रोटेस्ट के दौरान कई सारे नारे लगे, जैसे गवर्नमेंट के बारे में बताया गया कि बेईमान, गांधी जी की जय, हिंदू मुस्लिम की जय, हमें इंसाफ चाहिए, इस तरह के नारे लगे। हड़ताल के बाद भी प्रोटेस्ट शांति से चलती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने टैक्टलेस हैंडलिंग की वजह से अपने आप क्रिटिकल सिचुएशन में पाते हैं। एक क्लैश तो बस दिख ही रही थी। इसी बीच जब गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हुए, तो दिल्ली के पास पलवाल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हो जाता है वो ब्लास्ट जो होनी ही थी। क्या होता है आगे बताऊंगा अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।